नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो डेमो या कहें फ्री मास्टर क्लास है, वेबिनार है, वो एडवांस वैदिक पार्ट 2 है। इसके अंदर सबसे ज्यादा फोकस नमांशा पर होगा। उससे पहले मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मैं राजीव साहनी, साहनी एस्ट्रो कॉस्मिक्स। बेसिकली मैं 24 साल से कंसल्टेंसी के प्रोफेशन में हूँ, परंतु 3 साल पहले मेरे मन में भावना आई, नहीं थोड़ा पढ़ाना भी चाहिए। तो मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके भी काफी कुछ पढ़ा देता हूँ, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट ये भी मिलता है कि मेरा जो कंसल्टेंसी का एक्सपीरियंस है, वो मैं क्लास में अच्छे से शेयर भी कर देता हूँ, ताकि आपको अच्छी नॉलेज आए, कुंडली को देखा कैसे जाए, ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरा ये है कि मेरे जो है करीब 32 कोर्सेस हैं वैदिक का। जैसे अभी ये चल रहा है वैदिक का लेवल 1 2 3 4, ये होंगे। फिर एडवांस का अभी ये जो चल रहा है एडवांस पार्ट 2 है। इसके बाद जो है एडवांस पार्ट 3 आएगा वैदिक का, ये एडवांस पार्ट आएगा। अष्टावर्ग है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ। और क्लास के अंदर लाइव चार्ट भी लेता हूं, ताकि आपको अच्छी प्रैक्टिस आ सके। लाइव चार्ट लेने में दिक्कत होती है कईयों को, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ठहरा कंसल्टेंट, तो मुझे तो दिक्कत है नहीं कोई भी चार्ट लेने में। जॉब और बिजनेस का ये रहता है मेरा। एक सेकंड, कुछ लोगों ने ज्वाइन किया। हाँ, ये जॉब, बिजनेस, काल सर्प, मैरिज, वैदिक, मांदी, मेडिकल, नक्षत्रा, प्रश्न, प्रोफेशनल, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स, राहु केतु, इस तरह से ये 32 कोर्सेज हैं। वर्षफल है, राहु केतु है, योग फलम है, एस्ट्रो वास्तु है, भृगुनंदी नाड़ी, चंद्रकला नाड़ी, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी, प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी, रेमेडी, ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। ये ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन मेरे ही एक स्टूडेंट तुषार ने शुरू करवाया था, और मैंने इसको पढ़ाया, बड़ा अच्छा लगा सबको ब्लैंक चार्ट के ऊपर। तो अब जो है हम शुरू कर रहे हैं ये एडवांस वैदिक पार्ट 2, जो बेसिकली नमाज कुंडली के ऊपर जुड़ा हुआ है, जो कि हमारी आत्मा होती है। नमाज कुंडली, नमाज कुंडली हमारी आत्मा होती है। उससे पहले मैं कोर्स शुरू कर रहा हूं, आपको पॉइंट्स बता देता हूं कि हम पढ़ेंगे क्या नमाज कुंडली के अंदर। वो पहले बता देते हैं आपको नमाज कुंडली के बारे में, कि हमने पढ़ना क्या है नमाज कुंडली के बारे में। एक सेकंड, थोड़ा सा काफी कुछ खुला हुआ है नमाज कुंडली के ऊपर। एक सेकंड, ये आ गया। हाँ, ये आ गया। हाँ, ठीक है, अब आ जाएगा। अब देखिए, नमाज कुंडली के अंदर हमने पढ़ना क्या है वो चीजें बताऊंगा। फिलहाल उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, ये कोर्स स्टार्ट होगा 1 जुलाई 2024 से। 7 to 8 PM रहेगा इसका टाइम। डेली बेसिस पर 10 क्लासेस रहेंगी इसकी। और 10 क्लासेस के साथ जो है इसका, 10 क्लासेस के अलावा क्लास मंडे टू फ्राइडे रहेंगी। और लाइफ टाइम आपको जो है इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। और जिनको ई सर्टिफिकेट चाहिए वो ई सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और इसका फी जो है वो है 3711 ओनली। बहुत एडवांस और बहुत अच्छी टेक्निक्स मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर। फिलहाल मैं कोर्स कंटेंट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इसके अंदर मैं नमाज टेबल आपको समझाऊंगा। नमाज टेबल, ये टेबल आपको पढ़ाई जाएगी। उसके बाद विश्व मंशा आपको पढ़ाया जाएगा। विश्व मंशा पढ़ाया जाएगा आपको। पंचम नमाज पढ़ाया जाएगा। पंचम नमाज के बाद पुष्कर नमाज पढ़ाया जाएगा। उसके बाद 64th नमांशा पढ़ाया जाएगा। 22वां दृश कोण पढ़ाया जाएगा आपको, 22वां दृश कोण। उसके बाद जो है सर्प दृश कोण पढ़ाया जाएगा। सर्प दृश कोण के बाद आपको वर्गोत्तम नमाज पढ़ाया जाएगा। वर्गोत्तम नमाज के बाद जो है नमाज डिस्पोजिटर का भी मीनिंग होता है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है नवमांश डिस्पोजिटर। डिस्पोजिटर ये बहुत जबरदस्त चीज होती है। फिर उसके बाद आता है नवमांश तुल्य राशि, फिर आता है राशि तुल्य नवमांश, ये पढ़ाया जाएगा आपको। फिर नवमांश और दशा पढ़ाया जाएगा, नवमांश एंड दशा पढ़ाया जाएगा, नवमांश एंड लगन पढ़ाया जाएगा, नवमांश एंड 1 2 3 पढ़ाया जाएगा, जो क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगा 1 2 3। नवमांश और शनि का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है, साढ़े साथी के भी ज्यादा इफेक्टिव नवमांश शनि गोचर होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, साढ़े साथी से भी ज्यादा इफेक्टिव नवमांश गोचर होता है। उसके बाद बृहस्पति का गोचर भी पढ़ाया जाएगा आपको। नवमांश के त्रिकोण भाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है, मैं ऐसे लिख देता हूं, त्रिकोण भाव ये भी पढ़ाया जाएगा आपको। कुल मिला के ये टॉपिक हैं जो आपको क्लास के अंदर पढ़ाए जाएंगे नवमांश के ऊपर। विषुवमांसा के 3 भाग होते हैं, विषुवमांसा के 3 भाग होते हैं, ठीक है। वो सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। गिरिदा होता है, ठीक है, राक्षस होता है, सर्प नवमांश होता है। विष नवमांश के 3 भाग होते हैं, पहला सर्प नवमांश, दूसरा गिरिधा नवमांश, तीसरा जो होता है राक्षस नवमांश। 3 प्रकार के नवमांश होते हैं, वो सब आपको पढ़ाए जाएंगे। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको बारीकी से समझने का प्रयास करिए कि कैसे हम लोग एस्ट्रोलॉजी को समझ सकते हैं। जो नवमांश कुंडली होती है, नवमांश कुंडली के अंदर हमारा क्या होता है कि ये जो नवमांश कुंडली है, D9 चार्ट जो है हमारा, D9 चार्ट, इसके लगन को हम बोलते हैं लग्नांश, और सेकंड हाउस को बोलते हैं धनांश या वित्तांश, वित्तांश बोलते हैं। वित्त यानी फाइनेंस, धनांश हो जाता है। तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का होता है, तो इसको विक्रांश कहते हैं। चतुर्भाव सुख का होता है, इसको सुखांश कहते हैं। पंचम भाव जो होता है हमारा संतान का, पुत्रांश कहते हैं। छठा भाव हमारा रोग का, रोगांश कहते हैं। 7th हाउस को हम कहते हैं भार्यांश। अष्टम भाव को कहते हैं निधिनांश। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है निधिनांश। निधिनांश इसका रोल बड़ा जबरदस्त है। उसके बाद भाग्यांश होता है। फिर इसके बाद क्या आता है, कर्मांश आता है, लाभांश आता है, व्ययांश आता है, जो हम खर्चे करते हैं। क्लियर है? आगे चलें। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा और आप समझने का प्रयास करिएगा। अब आप देखिए, 1 सेकंड में दूसरा चार्ट खोलता हूं, उसको आप पकड़ने का प्रयास करिएगा। हाँ, आ गया चार्ट, आगे दो, क्योंकि हमको 2 चार्ट चाहिए ना, D1 और D9 चाहिए समझने के लिए। अब मान लीजिए हमारा D1 है, ये D9 चार्ट है, ठीक है। कोई भी ग्रह कहाँ बैठता है उसका मीनिंग है। बेसिक और डीप एडवांस मैं क्लास में पढ़ाऊंगा। ये बेसिकली आपके सामने जो डेमो क्लास होती है, द वे ऑफ टीचिंग है। पहले जब कोरोना नहीं था, ऑफलाइन थी, आपको सीधा पे करना होता था और क्लास ज्वाइन करनी होती थी, और ब्लैक बोर्ड पे क्लास हुआ करती थी। आज कोरोना की वजह से आपको ये फैसिलिटी तो है कि आप ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन करते हैं और रिकॉर्डिंग भी मिलता है। और मैं अपनी क्लास में किसी को म्यूट नहीं करता, एवरीवन कैन रेज अ क्वेरी। कोई भी मेरे से डायरेक्ट बात करके क्लास में पूछ सकता है। अब मान लीजिए किसी का कन्या लगन है और छठे घर में शनि महाराज बैठे हैं, ठीक है, और D9 में हमारे शनि 2nd हाउस में यहां बैठे हैं तुला राशि में। क्लियर है? यानी पहला मीनिंग ये आया कि हमारा लगन वर्गोत्तम हुआ। पहला पॉइंट क्या मिला हमको पढ़ने को, लगन वर्गोत्तम है। दूसरा,
हमको शनि लगन से छठा दिख रहा है, ये 6 है, क्लियर है। अब ये शनि जो है तुला में बैठा। अब आप देखिए, ये 1 नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर बना। यानी ये शनि तुला में गया, अपने से लगन कुंडली में ये राशि सेकंड हाउस में आती थी, और जब हमने हाउसेस को काउंट किया तो ये भाग्यांश बना और उच्च का हुआ, भाग्यांश बना और उच्च का हुआ। और कहां बैठा है हमारा, धनांश में बैठा है, D9 के धनांश में बैठा है। और यहां से गिनती करने पर कहां गया, 9, भाग्यांश में गया। मीनिंग होते हैं, हम लोग कुंडली पढ़ लेते हैं लेकिन गड़बड़ कर देते हैं। तो शनि के 2 मीनिंग हुए, फिर से समझिए। लगन कुंडली से हमें शनि उतना मजबूत नहीं दिख रहा है, छठे घर में मूल त्रिकोण राशि का है, लेकिन D1 चार्ट क्या है, आपका शरीर है, और D9 चार्ट आपकी आत्मा है। आपकी आत्मा क्या बताना चाह रही है, डेट इज योर D9। तो शनि जो है वो D9 के सेकंड हाउस में बैठे, तो इसको बोलेंगे धनांश में शनि है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शनि D1 की मूल त्रिकोण राशि कुंभ से तुला में गए, तो वो कुंभ से तुला राशि 9th हाउस में आई, तो साथ में हम कहेंगे क्या, भाग्यांश। शनि क्या हुए, भाग्यांश। तो ये आदमी प्रोफेशन है, व्यापार है, उससे कर्म करने से भाग्य की तरक्की होगी और धन प्राप्त होगा। सीख गए इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, शनि भाग्य में तरक्की देंगे और धन प्राप्ति कराएंगे, ऐसे पढ़ना है हमें, ठीक है। व्यवसायिक सफलता मिलेगी। और दीर्घायु, शनि चूंकि आयु के भी कारक हैं, तो आपको दीर्घायु भी प्रोवाइड करेंगे, क्लियर है। अब शनि जो यहां आया, शनि D1 में 2 भावों का स्वामी था, 5th एंड 6th हाउस, तो दोनों भावों के फल मिलेंगे उसे। पंचम भाव संतान का भी फल मिलेगा, अच्छा, और छठा घर प्रोफेशन से जुड़ा हुआ भी अच्छा मिलेगा। हम इस प्रकार से पढ़ेंगे और समझेंगे, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, अगले पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। हमने नक्षत्र पढ़ते हैं ना, जब हम नक्षत्र, तो नक्षत्र का पहला जो चरण होता है ना, वो होता है धर्म, क्लियर है, धर्म का। और हमारी नवमांश में 1 5 9 राशियों में ये पड़ेगा पहला चरण। देखो, नक्षत्र का पहला चरण होता है धर्म का, और हमारी धर्म त्रिकोण कौन सा होता है, 1 5 9 राशियां, 1 5 और 9, ये राशियां हमारी धर्म की राशियां होती हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, किसी भी का भी पूछ लें, कोई आपसे फोन पे भी बात कर रहा है, तो वो कहता है जी मेरा शनि जो है पहले चरण में, तो इसका मतलब हो गया वो धर्म का हुआ। और वो कौन से नवमांश में होगा, मेष में, सिंह में, या धनु नवमांश में बैठा होगा, क्योंकि वो धर्म राशि है, वहां चला जाएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद मैं ये भी बताऊंगा, ये बिना डिग्री के, यानी क्या बताना है हमने, बिना डिग्री के चरण कैसे देख ले हम, बिना डिग्री के चरण को देखना, D9 में चरण को देखना, D9 के अंदर बड़ा आसान है। हम बिना डिग्री के ही चरण बता सकते हैं कैसे है, क्या है, वो बड़ा इजी है। आगे चलते हैं। मैं सिर्फ कुछ एक पॉइंट्स उठा रहा हूं, लेकिन मैं डेप्थ ऑफ द डेप्थ क्लास में बहुत बेहतरीन देने का प्रयास करता हूं। मेरा ड्रॉबैक थोड़ा ना डेमो में रहता है, वो मैं एक्सेप्ट करता हूं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है किसी चीज को एक्सेप्ट करने के लिए। जब आप क्लास में गलती से आ गए, आई विल गिव यू बेस्ट ऑफ द बेस्ट,
ऐसी चीज जो कल्पना से परे है, आपकी आंखें खुले, यानी एक पॉइंट आपके 10 पॉइंट को कवर करे। मैं उस ढंग से पढ़ाने का प्रयास करता हूं। अब आप देखिए त्रिकोण भाव है 1, 5 और 9। ठीक है, ये पहला त्रिकोण हो गया धर्म त्रिकोण। ये अर्थ त्रिकोण हो गया 2, 6, 10, 3, 7, 11। काम त्रिकोण हो गया 4, 8, 12। मोक्ष त्रिकोण हो गया। जिस त्रिकोण में सबसे ज्यादा ग्रह नमाज कुंडली में बैठे हैं, आपकी आत्मा का झुकाव उस तरफ है। सिंपल सी बात है। आपकी जो सोल आई है पृथ्वी पर, उसका झुकाव है किस तरफ? अर्थ की तरफ है, काम की तरफ है, या धर्म की तरफ है, या मोक्ष की तरफ है? जितने ज्यादा ग्रह नमाज कुंडली में जिस त्रिकोण में बैठे हैं, वहां आपका झुकाव है इस जन्म में। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी बहुत सारे सीक्रेट जो है नमाज के और नक्षत्र के, आई रिवील इन द क्लास सेक्शन। उसके बाद आता है हमारा विश्व नवमांशा। मैं जब पढ़ा रहा था क्लास में, तो सब लोगों से जब क्लास में चर्चा हुई, मुझे ध्यान नहीं है कौन सा कोर्स में पढ़ा रहा था, तो टॉरस साइन के अंदर बृहस्पति आए, तो इन राशि वालों को ये फायदा होगा। इस टाइप की काफी वीडियो मिलती हैं। तो मैंने क्लास में बताया कि इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सर्पनमंशा, दूसरा भाग होता है क्या, गिरिधा, हाँ भूल जाता हूँ, गिरिधा भी बोला था मैंने, गिरिधा। तीसरा नमांश होता है राक्षस। तब मैंने बोला था कि बृहस्पति जो है इस समय सर्प नमांशा में गया है। बृहस्पति, पहला पॉइंट मैंने ये बताया कि विष्णु मांशा में है, विष्णु मांशा के सर्प नमांशा में है। फिर मैंने कहा फिर आगे चल के बृहस्पति अस्त हो जाएगा। अभी बृहस्पति फल नहीं देगा। जितनी भी वीडियो बनी है आप उससे मिसगाइड होंगे। हमको पता ही नहीं चल रहा कि किस नमांश में और कहां पर ग्रह प्रभाव दे रहे हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर और इन चीजों को समझते हैं। हमें हर एक चीज को बारीकी से समझना है। कोई ग्रह कितने डिग्री पर है, डिग्री डिफाइन करती है, याद रखना। ये जो विषम अंश हम देखते हैं, ये डिग्री के आधार पर कैलकुलेट होता है। आप समझ रहे हैं? बिना डिग्री के सब गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगर आपके नेटल चार्ट में कोई ग्रह सर्पनमांश में है, तो उसकी दशा में पीड़ा मिलनी तय है। ये मत सोचिएगा पीड़ा नहीं मिलेगी। कोई ग्रह गिरिधा नमांश में है तो भी पीड़ा है, कोई ग्रह राक्षस नमांश में है तो भी पीड़ा है। कारण ये ए बी और सी पार्ट, बेसिकली तो वो विषममांशा में है ना। क्लियर है? आगे चलें। अगर कोई ग्रह पंचम नमांश में है, फॉर एग्जाम्पल 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के मध्य कोई भी आपका ग्रह है कुंडली में, तो वो पंचम नमांश में है। इसका ज्यादा डेप्थ मैं ए पार्ट बता रहा हूं, सेकंड बी पार्ट आई रिवील इन द क्लास। वो पंचम नमांश में है, आपकी लाइफ को अपलिफ्ट कर देगा वो ग्रह, अगर उसकी दशा आई। कोई भी ग्रह, हमको D9 में देखना भाई साहब, कोई भी ग्रह आपका 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 16 डिग्री 40 मिनट के मध्य है, तो पंचम नवमांश में है। कोई भी ग्रह इस डिग्री के मध्य में है, तो आपको अपनी दशा में, चाहे वो राहु केतु क्यों ना हो, ये मत सोचना राहु केतु नहीं अपलिफ्ट करेंगे। अगर राहु केतु भी है तब भी आपको अपलिफ्ट कर देंगे वो दोनों ग्रह। और हमारा इमेज जो बनी हुई है, राहु केतु हमारा बैंड बजाते हैं, बस इससे ज्यादा तो हमारी बुद्धि चलती नहीं है। हमें ये सारी चीज देखनी है। फिर आगे चलते हैं। आप पढ़ेंगे पुष्कर नवमांश। पुष्कर नवमांश, ठीक है जी। पुष्कर नवमांश किसके होते हैं? एक शुक्र का होता है, नंबर 1। नंबर 2 होता है बृहस्पति का पुष्कर नवमांश। नंबर 3 होता है चंद्रमा का पुष्कर नवमांश। नंबर 4 होता है
नंबर 4 होता है बुध का नवमांश। हाँ जी, 4 प्रकार के नवमांश होते हैं पुष्कर। पहला होता है शुक्र का, दूसरा होता है बृहस्पति का, तीसरा होता है चंद्रमा का, चौथा होता है बुध का। अगर पुष्कर नवमांश में आपके ग्रह बैठे हैं, चाहे वो पापी ग्रह हो, पापी ग्रह कौन होते हैं? मंगल, राहु, केतु और शनि। अगर वो पुष्कर नवमांश में है तो आपकी जिंदगी को अपलिफ्ट करेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि वो खराब होते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ गई? सिंपल सा रूल है। पुष्कर नवमांश के अंदर जिंदगी अपलिफ्ट कर देते हैं ग्रह, कोई भी आए। और पुष्कर नवमांश होते किसके? देखिए, ये चारों ग्रह जिसे हम पापी ग्रह कहते हैं, वो यदि इनमें से किसी भी नवमांश में हो तो वो पुष्कर नवमांश कहलाता है। तो उससे क्या होता है? लाइफ हमारी अपलिफ्ट होती है। समझ गए आप? सिंपल सी बात है, लाइफ क्या होती है हमारी? अपलिफ्ट होती है। आगे बढ़े हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्कर नवमास का चलो थोड़ा सा एक और एग्जांपल आपको दे देता हूं। अब जैसे मान लीजिए गोचर के अंदर सूर्य देव जो हैं उत्तरा फागुनी, उत्तरा फागुनी नवमांश में है। ठीक है, ओ सॉरी, उत्तरा फागुनी नक्षत्र के अंदर है। क्लियर है? और वो फोर्थ चरण में है। कौन से चरण में है? फोर्थ चरण में है। तो यानी 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 10 डिग्री 40 मिनट के बीच में ये पुष्कर नवमांश में चले गए। बाकी डिटेल में मैं क्लास में समझाऊंगा। सिवा हल्का सा सिर्फ ये होता है। देखिए, पुष्कर नवमांश हमको देंगे क्या? धन देंगे। पुष्कर नवमांश हमको क्या देंगे? धन देंगे, रिलेशनशिप, कैरियर, हर तरह की अचीवमेंट देने का प्रयास करते हैं। बेसिकली आप एक वर्ड में कह सकते हैं, लाइफ को अपलिफ्ट करते हैं। इफ एनी प्लैनेट इज सिटिंग इन द पुष्कर नमांशा, इट विल जो है अपलिफ्ट योर लाइफ। बस सिंपल सी बात है। अब एक और एग्जांपल देते हैं। क्या एग्जांपल देते हैं? मान लो कोई ग्रह आपका धनु राशि में बैठा है, एनी प्लैनेट, मैंने लिखा एनी प्लैनेट। क्लियर है? एनी प्लेनेट जो है वो 22 डिग्री 15 मिनट का है। ठीक है जी। और वो जो है पुष्कर नमाश में चला गया, क्योंकि पुष्कर नमाश धनु का 20 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में होता है, धनु का पुष्कर नमाश। तो ये इसके मध्य में आ गया। क्लियर है? तो ये तुला नमाश में जाएगा। और तुला नम्माज शुक्र का है, जो आपको धन धान्य प्रॉस्पेरिटी समृद्धि सब देगा। सिंपल सी बात, हर चीज मिलेगी आपको बैठे बिठाए, कोई दिक्कत ही कोई नहीं है। आगे चले। अब आप किसी भी नमाज को बिना डिग्री के आप आराम से चेक कर सकते हैं कि किसके चरण में है, कौन सा चरण है। देखिए, D9 में मैंने ग्रह लिख दिया, शनि लिख दिया, यहाँ लिख दिया, बृहस्पति लिख दिया, यहाँ लिख दिया, शुक्र लिख दिया। ठीक है जी, ये ग्रह लिखे हुए हैं। अब हम इनके चरण कैसे जानेंगे, कौन से चरण में है ये ग्रह? लिखे हैं, आई विल रिवील द टेक्निक। बस नमांशा देख के ही हम बता सकते हैं कि बृहस्पति दूसरे चरण में है कि चौथे चरण में। हमें इजी वे देखना। और जब आप कैलकुलेटिव चीज थोड़ी सी सीख लेंगे, तब आपको एस्ट्रोलॉजी ज्यादा अच्छी आएगी। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के 3 भाग होते हैं। कैलकुलेटिव भाग ब्रह्मा होता है, फलित भाग विष्णु होता है, और रेमेडी का भाग विष्णु होता है। तीनों तत्वों का ज्ञान आपको होना चाहिए। क्लियर है? आगे चलते हैं। 64वां नवमांश। 64वां नवमांश 2 प्रकार से होता है। 64th नवमांशा, एक होता है चंद्रमा के आधार पर, दूसरा होता है बी पार्ट इसका लगन के आधार पर।
लगन के आधार पर हम देश से संबंधित और ये मन और जीवन की सभी परेशानियों को हम समझने का प्रयास करते हैं। 64th नमांश। आगे मैं बताना चाहूंगा, अगला पॉइंट आता है हमारा 22वां दृष्टिकोण। अगर कोई ग्रह 22वां दृष्टिकोण में है और उसकी दशा आ जाए, पीड़ा मिलके रहती है, कोई गलतफहमी में ना रहे। मैं क्लास में जब आपको डिग्री वाइज कैलकुलेशन सिखाऊंगा तो आपने अपनी कुंडली खोल के बैठना है और देखना है कौन सा ग्रह 64वें नवांश में है, कौन सा ग्रह 22वें दृष्टिकोण में है। अगर मान लीजिए उसकी दशा जा चुकी है तो आपको क्लास में शेयर करना है कि मेरी वो दशा कैसी गई, या किसी की अभी प्रेजेंटली दशा चल रही है तो वो शेयर करेगा क्लास में। मैं सबसे पूछता हूँ, ऐसे वाली थ्योरेटिकल मैं कुछ नहीं पढ़ाता, मैं तो प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाना पसंद करता हूं। तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच से सीखेंगे। बात समझ में आ गया सबको या नहीं आया? सिंपल सी बात है। 22वां दृष्टिकोण की दशा सदैव पीड़ा देती है, ये याद रखिए। कोई भी शुभ ग्रह भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है भाई साहब, वो पीड़ा देगी ही देगी, शुभ है या अशुभ है। अब ये हो गया ए पार्ट, अब इसका बी पार्ट ये आ गया। अगर वो 22वां नमाज के बाद क्या आता है, सर्प दृष्टिकोण। मैं चेक कर लेता हूं, अगर किसी का लगन ही सर्प दृष्टिकोण में है, भैया कुंडली ही बंद कर दो ना, देखने को बचा क्या अब। लगन ही सर्प दृष्टिकोण में चला गया और गलती से उसका दूसरा कोई ग्रह जिसकी वर्तमान में दशा चल रही है, जिस ग्रह की दशा चल रही है, अगर वो 22वें दृष्टिकोण के ग्रह की दशा है और लगन जो है सर्व दृष्टिकोण, कुंडली बंद कर दो, बचा कुछ नहीं इसकी जिंदगी में देखने लायक। खामखा अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। He is born to repay the curse of the previous birth. Simple. I repeat it again. The native is born to repay the curse of his previous birth. ये जो होते हैं ना कि ये करने से धन आ जाएगा, ये करने से हमारे जीवन में अपलिफ्ट हो जाएगी, होता होता कुछ नहीं है भैया। ग्रह नक्षत्र सभी प्रकार की विद्याएं, चाहे वो नाड़ी है, वैदिक है, जैमिनी है, केपी एस्ट्रोलॉजी है, ये क्या रेवड़ी बांटने के लिए है क्या? अगर ऐसे ही सबको धन मिल जाए या ऐसे ही लाइफ सबकी अपलिफ्ट हो जाए छोटे छोटे टोटकों से, अरे भैया टोटके तब सपोर्ट करते हैं जब दशाएं सपोर्टिव हों, वो आपको अपलिफ्ट कर देंगी। कैसे? जैसे आपके घर में एमसीडी का पानी आता है ना आपके घर में 7 से 8, आपने मोटर चला दी, मोटर चलाने से आपकी टंकी भर जाएगी, टंकी फुल हो गई। अगर यही मोटर आप 12 बजे चला लीजिए, भर जाएगी टंकी। पानी नहीं आ रहा तो भरेगी कहां से? करते रहो उपाय, टोटके करते रहो। मीनिंग ये होता है उपाय और टोटकों का, दशा अनुकूल हो, गोचर अनुकूल हो, तब उपाय टोटका आपको जल्दी ऊपर उठा देगा, क्योंकि उस समय दशा भी अनुकूल है, गोचर भी अनुकूल है। तो ये टेक्निक होती है कि भाई पानी आ रहा है, मोटर चलाया, टंकी भर गई। जब पानी नहीं आ रहा है, जितने मर्जी उपाय कर लो ना यार, आप होना होना कुछ है नहीं, आप अपने आप को भी मिसगाइड करते हैं। आगे चलते हैं। अगर किसी का, मैं एक अच्छी चीज बता रहा हूं सर्पदृष्टिकोण की, 5th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड, इनमें से कोई एक कला चला गया ना सर्पदृष्टिकोण में, जिंदगी तो कुछ नहीं बची फिर। कारण क्या है कि 9th आपका भाग्य है और ये आपका पूर्व पुण्य है। तो अगर 5th लॉर्ड सर्पदृष्टिकोण में, आप तो पुण्य लाई नहीं हो, आप तो पाप लाई हो पूर्व जन्म से। और 9th हाउस आपका भाग्य ही सर्पदृष्टिकोण में चला गया। आपको भाग्य में है क्या? क्योंकि आपको अगर भाग्य सर्पदृष्टिकोण वाला मिला है ना, यू हैव डन टू मच बैड कर्मास in the previous birth, or you can say you have too much karmic debts from the previous birth. Are you getting my point? These are the two things which are in the difference. आगे चलते हैं।
देखिए वर्गोत्तम नमाज जो होता है ना, वो लाभ भी करता है और हानि भी करता है। ये मत सोचना वर्गोत्तम नमाज सदैव फायदा करते हैं, ये हानि और लाभ दोनों काम करते हैं। हानि भी दे देते हैं और लाभ भी दे देते हैं। कौन दे देते हैं? वर्गोत्तम नमाज। इस चीज को आपने समझना ही समझना है बारीकी से। अब मान लीजिए मिथुन लगन है, मंगल है, नीच का हो गया, एक तो मार्केश है। अगर ये वर्गोत्तम हो गया मिथुन लगन में, चंद्रमा नीच, सॉरी मंगल नीच का, हानि करेगा, आपके लिए परेशानी करेगा। मार्केश भी है, वर्गोत्तम भी है, नीच का, तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो हमें समझना है वर्गोत्तम को भी। फिर अगला पॉइंट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है डिस्पोजिटर ऑफ नमांशा। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का तुला लगन है, 8, 9 और 10, फोर्थ लॉर्ड कौन बना? शनि बने। फोर्थ लॉर्ड कौन बने? शनि। अब ये है आपका D1 चार्ट, ये है आपका D9 चार्ट। अब यहां हमने कहा कि धनु राशि के अंदर आपके जो है वो शनि है। कहां चले गए? धनु राशि। ठीक है, चलो धनु राशि को थोड़ा ना मैं और बढ़िया कर देता हूं, एक मिनट रुको जरा, भाग्य स्थान पे ला देता हूं। ऐसे कर लेते हैं, यहां शनि रख दिया, धनु राशि यहां थी भाग्य स्थान का, और ये फोर्थ का लॉर्ड है, शनि की यहाँ फिफ्थ का भी लॉर्ड है। बात क्लियर है? अब ध्यान से आप समझिए, शनि जो है यहाँ धनु राशि भाग्य में चलेगी, इसका डिस्पोजिटर बना जुपिटर। अब हमें जुपिटर को देखना है। क्लियर है? अगर जुपिटर अच्छी स्थिति में बैठा है, मान लो मैं जुपिटर यहीं बिठा देता हूं, क्या फर्क पड़ता है? त्रिकोण में बैठा, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो ये फोर्थ हाउस है, शनि फोर्थ का लॉर्ड है। एक एंगल से लिया हमने, बाकी सभी एंगल क्लास में पढ़ाऊंगा। फोर्थ हाउस आपकी माता का होता है। क्लियर? और शनि बैठा धनु राशि में भाग्य स्थान पे। शनि का नमाज कुंडली में डिपोजिटर बना जुपिटर। जुपिटर को हमने D1 में देखा, वो त्रिकोण में बैठा है, तो माता की आयु दीर्घ होगी, यानी माता दीर्घ आयु लेकर के आई हैं। ऐसे समझना बस। ये डिस्पोजिटर थ्योरी अगर आप देख लेंगे तो बहुत अच्छी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी और बड़े आराम से एस्ट्रोलॉजी आप कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब एक और चीज सिखा देते हैं। D1 कुंडली में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेवंथ लॉर्ड बना चंद्रमा। ठीक है, सेवंथ लॉर्ड है चंद्रमा। मान लीजिए 4 नंबर की राशि है, तो इसका लॉर्ड बना चंद्रमा। अब हमें चंद्रमा को D9 में देखना है। D9 में कन्या राशि में चंद्रमा चला गया। कहां चला गया? कन्या राशि में। लिख लेते हैं कहीं, कन्या राशि में चंद्रमा चला गया। अब इसका डिस्पोजिटर कौन बना? बुध। अगर बुध D1 में बुध जो है नीच का या अस्त हो या पाप कत्री में हो, तो आपकी मैरिड लाइफ खराब हो गई। कहां से हमें पता लगा? डिस्पोजिटर थ्योरी से। चंद्रमा आपके 7th हाउस का लॉर्ड था, और ये जाकर के वर्गो साइन में बैठा चंद्रमा। अब चंद्रमा का डिस्पोजिटर बना नमाज कुंडली में बुध बना। अब बुध को D1 में देखिए, वो कहां बैठा है? अगर वो नीच का है, डीप कंबस्ट है, पाप कत्री में है, अंडर द मैलेफिक एफ्लिक्शन में है, देन इन दैट केस यू हैव टू सफर ए लॉट इन योर मैरिड लाइफ। सिंपल। आगे चलते हैं। एक मिनट। यहां हमने D1 और D9, इसमें क्या है कि एक हम पढ़ेंगे राशि तुल्य नमश, यानी कि D1 के ग्रह
D9 में कहां पर है। दूसरा पॉइंट आता है नमाश तुल्य राशि, यानी D9 के ग्रह D1 में कहां पर हैं। ये नमाश तुल्य का हो गया। ठीक है, अब आगे बताते हैं आपको अच्छे से पॉइंट। अब आप अपनी नमाज कुंडली खोलिए। दिस इज अ बेसिकली अ यूनिवर्सल फार्मूला। हमको इसे डीप में अलग तरीके से पढ़ना होगा। देखिए, चर नमाज जो होता है वो देव नमाज कहलाता है। आप अपनी कुंडली खोल के देखिए, 1 4 7 10 अगर इस प्रकार के नमाज हैं तो वो आपके चर नमाज कहलाएंगे। ठीक है, और वो चर नमाज देव नमाज है। फिर अगर फिक्स साइन के आपके नमाज है 2 5, ठीक है, 2 5 8 11, ये आपके फिक्स नमांशा कहलाते हैं। एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं। तो ये आप नर नमांशा में या मानव नमांशा में पैदा हुए हैं। ड्यूल साइन के नमांश 3 6 9 12 आपके जो क्या है, राक्षस नमांशा है। आप राक्षस नमांशा में जन्म लिया है। अब उसको आगे क्लास में बताएंगे। आगे चलते हैं। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे पढ़ाने हैं, शनि का जो गोचर होता है ना नवमांश में, वो 7.5 से ज्यादा पीड़ादायक होता है, उसको समझेंगे। जुपिटर का भी गोचर नवमांश कुंडली में हम पढ़ेंगे। क्लियर है। इस तरीके से बारीकी से समझते हुए हमें आगे चलना है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। अब सारा डिटेल में चलेंगे अच्छे से क्लास के अंदर। कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी मेरी क्लास में। आप मेरे से स्ट्रेट बात करके आराम से अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। और अपने चार्ट को लगाइए और मैं आपके चार्ट से पूछता हूं क्लास में, भाई ये चार्ट कैसे आपको रिजल्ट दे रहा है। अब मैं फिर से बताना चाहूंगा, 1 जुलाई 2024 को ये क्लास स्टार्ट होगी 7 to 8 PM डेली बेसिस पर होगी। मंडे टू फ्राइडे क्लास रहेगी, मंडे टू फ्राइडे, और 10 डेज का कोर्स है। आपको ई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए वो ले लेंगे ई सर्टिफिकेट। और दूसरा सबसे जो है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। उसमें फी मैंने बिल्कुल नॉमिनल रखी है। 3711 इज द फी ऑफ द कोर्स। अगर किसी के कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो मेरे से पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। देखिए, किसी की कोई डाउट या क्वेरी है तो मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, ठीक है, आपसे क्लास में मिलते हैं। आप इस क्लास को ज्वाइन करिए, आप रियली एंजॉय करेंगे। आपको ये लगेगा कि हमने कितनी गहराई वाली चीजें मिली है हमें क्लास में। यानी आपने मोती पकड़े हैं, असली वाले। 24 कैरेट वाली जो एस्ट्रोलॉजी है ना, आई टीच इन द क्लास। ठीक है, हैव ए गुड डे। अब क्लास में मिलते हैं। आप मेरे से क्लास में मिलिएगा और अपनी कुंडली लेकर के बैठिएगा। हैव ए गुड डे।